हम लोग अभी जो पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पूरा सेल यानी साइटोलॉजी को किया था एक अकॉर्डिंग टू 9th सिलेबस यानी नॉर्म के जो 9th का क्लास है उसके सिलेबस के आधार पे पूरा हम लोगों ने डिटेल किया था। अब थोड़ा सा देख लिया जाए उससे जो पूछे गए प्रश्न है एनसीईआरटी के बुक पे, तो थोड़ा सा इस पे हम लोग चर्चा करें। जैसे पहले क्वेश्चन दिया है कि आपको प्लांट और एनिमल सेल में क्या अंतर है उसको क्लियर करना है। तो आप सभी कर लेंगे प्लांट और एनिमल सेल में अंतर। इसमें क्या होता है, प्लांट सेल में सेल वाल पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाया जाता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से अंतर आप कर सकते हैं। दूसरा जो हो जाएगा, इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है। तो आसपास हम लोग शुरुआत किए थे, तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने कहा था, क्लियर हो गया आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल में आपने पढ़ा था कि केंद्रक डेवलप नहीं होता है, यूकैरियोटिक में डेवलप होता है। उसमें क्या होता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है, इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। उसमें जो डीएनए होता है, किसमें जो डीएनए होता है उसमें डीएनए होता है वह हिस्टोन प्रोटीन से नहीं बंधा होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो होता है हिस्टोन प्रोटीन से बंधा होता है। तो इस प्रकार से, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और आप देखेंगे उसमें तो क्या होता है, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। यह कह सकते हैं वो जो होता है ज्यादा विकसित कोशिका होती है और यह कम विकसित कोशिका होती है। तो इस प्रकार से आप प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर आर ब्रेक डाउन, क्या होगा यदि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ देते हैं, क्या होगा यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाए या रप्चर हो जाए, नष्ट हो जाए। तो आप जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रीजनरेशन की क्षमता होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कैपेसिटी टू रीजनरेट, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास क्या होती है, क्षमता होती है, वह क्षतिग्रस्त होने पर या करने पर पूरा इसका मरम्मत कर लेता है। तो क्या होगा यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाए, रप्चर हो जाए, फट जाए, तो क्या कहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पुनरुत्थान की क्षमता पाई जाती है, और इस क्षमता के फलस्वरूप क्या कर लेता है, वो अपना स्वयं मरम्मत कर लेता है। क्लियर हो गया आपको। इसके बाद क्वेश्चन दिया है व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ ए सेल देयर इज नो गाल्गी ऑपरेटर्स, क्या होगा यदि गाल्गी ऑपरेटर्स न हो। क्या होगा कोशिका में, यानी कि सेल में गाल्गी ऑपरेटर्स, गाल्गी कॉम्प्लेक्स, डिक्टियोसोम या डिक्टियोसोम न हो तो आप जानते हैं कि जो लाइसोसोम होता है वह गाल्गी कॉम्प्लेक्स से ही बनता है। तो लाइसोसोम को आप जानते हैं कि लाइसोसोम क्या करता है, और कोशिका के अंदर होने वाले एक्स्ट्रा और इंट्रा कोशिकांगों को, खराब कोशिकांगों को, व्यर्थ पदार्थों को गलाकर नष्ट करने का भी काम करता है, उसे बाहर निकालने का काम करता है। तो यदि गाल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा तो ये क्रियाएं नहीं होंगी। साथ ही साथ उसमें पढ़ा था कुछ एंजाइमों का भी संश्लेषण होता है, तो अगर नहीं होगा तो ये भी क्रिया उसमें नहीं होगी। तो इस प्रकार से गाल्गी कॉम्प्लेक्स न होने पर ये क्रिया नहीं होगी। ओके, अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑर्गेनेल्स इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड व्हाई, कौन सी पादप कोशिका के अंदर किस कोशिकांगों को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं और क्यों। तो आपने चर्चा हुई थी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। अब क्यों कहते हैं, तो के लिए चर्चा हुई थी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है, और इसलिए और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एनर्जी करेंसी यानी ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तो इसलिए यह क्या होता है, यह आवश्यक होता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द लिपिड एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज, यानी कि लिपिड और प्रोटीन के जो घटक होते हैं वह कहाँ संश्लेषित होते हैं। तो याद होगा कि जो लिपिड होंगे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित होते हैं, लिपिड वगैरह कंपोनेंट, और जो प्रोटीन होता है आप पढ़े थे राइबोसोम में संश्लेषित होते हैं। तो जो प्रोटीन होता है वो राइबोसोम में संश्लेषित होता है, और इसीलिए आपने तो कहा था राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये राइबोसोम में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, अमीबा भोज्य पदार्थों को कैसे ग्रहण करता है, प्राप्त करता है। इसको जानने के लिए हम लोगों को एक और इसके साथ साथ क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोसिस यानी कि परासरण क्या है। तो इन दो चीजों को अमीबा भोजन कैसे करता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये इसके समझने के लिए थोड़ा दो चीजों को हमको समझना है। सबसे पहले हमको समझना है डिफ्यूजन, क्या समझना है, डिफ्यूजन, विसरण, विसरण, डिफ्यूजन यानी कि विसरण। तो ये हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं डिफ्यूजन यानी विसरण की, कि अमीबा जो है भोज्य पदार्थों को कैसे ग्रहण करता है उसको जानने के लिए, या अमीबा की बात करिए चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो पदार्थ होते हैं और बाहर से अंदर कैसे जाते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हमको दो चीजों को समझना है। एक होता है डिफ्यूजन, तो पहला है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब विसरण, विसरण का मतलब होता है कि पदार्थों के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गमन करने की जो क्रिया होती है उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। बात समझ में आया, यानी कि डिफ्यूजन इज द प्रोसेस फिनोमेना ऑफ द मटेरियल बाय विच मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन टेक्स प्लेस। क्लियर हुआ आपको कि पदार्थों के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गमन करना, अपने आप जाने की जो क्रिया होती है इसको ही डिफ्यूजन यानी विसरण कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि मान लीजिए कमरा है, कमरे में सेंट, ये सेंट की शीशी है, सेंट की शीशी, इसका ढक्कन हम जैसे खोलते हैं, ढक्कन खोलते हैं तो सेंट क्या होता है, इसके अंदर हायर कंसंट्रेशन पे है, अपने आप सेंट इधर से ढक्कन मुंह के रास्ते ऐसे बाहर निकलता है और कुछ ही समय में सेंट पूरे कमरे में फैल जाता है। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। अब हमको सेंट फैलाने के लिए सेंट की शीशी को खोलकर बाहर छिड़कना नहीं पड़ता है, तो इस क्रिया को आपने कहा डिफ्यूजन। क्लियर हुआ आपको। और ये देखिए जो सिलेंडर होता है जिसमें गैस भरे जाते हैं, उसका भी अगर आप खोल देते हैं, नॉब यानी टोटी खोल देते हैं उसका, तो अपने आप गैस उसमें से निकलता है। उसके लिए आपको अलग से कोई पंप लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो होता यही है कि सिलेंडर के अंदर जो पदार्थ के अणु है यानी गैस के अणु है वह अधिक सांद्रता में होते हैं, और इसलिए अपने आप क्या होता है उसमें से गैस के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं अधिक दाब से कम की ओर या अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो इसी क्रिया को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, पदार्थों के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गमन करने की जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, विसरण। क्लियर हो गया आपको। ये क्रिया जो बहुत लागू होती है। अब डिफ्यूजन के बाद आ जाता है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इसको कहते हैं परासरण। ये देखिए ऑस्मोसिस यानी परासरण। क्लियर हुआ आपको, डिफ्यूजन क्लियर। परासरण का भी मतलब होता है इसमें भी वही क्रिया होती है, यानी पदार्थों के जो अणु होते हैं वह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। क्या जाते हैं, पदार्थों के अणु किधर से किधर, अधिक से कम की ओर जाते हैं। इस क्रिया को परासरण कहते हैं। लेकिन दोनों के बीच
अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। क्लियर समझ में आ गया? यानी कि पदार्थों के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गमन करना जब दोनों माध्यमों के बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली हो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो, तो इस क्रिया को ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, इधर चीनी का गाढ़ा घोल है। किसकी घोल है? चीनी का, यानी शुगर का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। इधर अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी गई, सेमी परमिएबल अर्धपारगम्य झिल्ली, मतलब समझ जैसे अंडे के ऊपर की जो झिल्ली होती है उसको अर्धपारगम्य झिल्ली कह सकते हैं। किशमिश वगैरह होता है उसके ऊपर भी जो होता है वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली ही होती है। तो रखते हैं, और इधर वाले इसी क्या है? वाटर है, पानी है, पानी है। तो आप देख रहे हैं पानी का सांद्रता इधर अधिक है, और इधर जो सॉल्यूशन है उसमें क्या होता है? जो विलायक के अणु, चीनी के जो अणु है उसकी सांद्रता अधिक है। अब क्या होता है? पानी के जो अणु होते हैं वह इधर से इधर आते हैं, क्योंकि इधर सांद्रता अधिक है, इधर सांद्रता कम है। तो हमेशा जो ऑस्मोसिस की क्रिया होती है उसमें सॉल्वेंट ही एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। तो इधर से पानी की सांद्रता अधिक है, इधर से इधर आया, और आगे की क्रिया, इसी क्रिया को क्या करते हैं? ऑस्मोसिस करते हैं। क्लियर हो गया आपको? कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब ऑस्मोसिस देखेंगे तो दो प्रकार की ऑस्मोसिस जो क्रिया होती है दो प्रकार की होती है। एक्स ऑस्मोसिस और इंडोऑस्मोसिस। एक को कह सकते हैं बाह्य परासरण, इसको कहते हैं अंतः परासरण। बाह्य परासरण और अंतः परासरण थोड़ा समझिए। अब क्या किया गया? किशमिश लिया गया। किशमिश समझते हैं? किशमिश। अब पानी यहां लिया गया या किशमिश है पिचके हुए, बिल्कुल ऐसे ऐसे किशमिश, रिंकल्ड किशमिश। अब इसको क्या कहते हैं? ये पानी है, पानी, इसमें ग्लास में पानी हम लोगों ने रखा है, किशमिश को इसके अंदर डाल देते हैं। किशमिश को क्या किया आपने? पानी के अंदर डाल दिया। अब क्या होगा? पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है? कुछ समय पश्चात किशमिश जो होते हैं वो अंगूर के जैसे हो जाते हैं। किशमिश क्यों हो जाते हैं? अंगूर के जैसे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो पानी है यहाँ इस गिलास के अंदर है वह इसके अंदर गई, ठीक है, तो इसकी वजह से फूल गया। तो क्या गया? पानी बाहर से अंदर गया, तो इसको कहेंगे इंडोऑस्मोसिस, अंतः परासरण। बाहर से अंदर की ओर जो पदार्थ है, पानी है, सॉल्वेंट है, बाहर से अंदर की ओर गया है, इसको कहते हैं अंतः परासरण। बाहर से अंदर की ओर जाने की जो क्रिया होती है उसको अंतः परासरण कहते हैं। और दूसरा है एक्सऑस्मोसिस, एक्स मतलब बाहर। अब उसमें क्या होगा? सॉल्वेंट को बाहर से अंदर निकलना है। अब देखिए अंगूर है, क्या है ये? ग्रेप्स। अंगूर यानी ग्रेप्स है, फूले हुए रहते हैं। इसको हम क्या करें? नमक के गाढ़े घोल में रख दें। नमक के गाढ़े घोल में रखेंगे, हायर सॉल्ट सॉल्यूशन, गाढ़े घोल में रख देंगे। अब इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा कि जो पानी है, जो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है, वह अंदर से बाहर की ओर निकलेंगे, अंदर से बाहर की ओर निकलेंगे, क्योंकि ये गाढ़ा सॉल्यूशन है तो पानी इसमें कम है, इसके अंदर पानी अधिक है। तो क्या होगा? अंदर से पानी बाहर निकलेगा और वो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ समय पश्चात अंगूर पिचके हुए दिखाई देंगे। अंगूर क्या होंगे? पिचके हुए दिखाई देंगे। तो इस क्रिया को एक्सऑस्मोसिस कहते हैं, बाह्य परासरण कहते हैं। यानी कि जो पदार्थ हुआ वह अंदर से बाहर निकला, जो विलायक है वह अंदर से बाहर निकला। इस क्रिया को कहते हैं बाह्य परासरण, एक्सऑस्मोसिस। क्लियर हो गया? आपको समझ में आया? तो क्या करते हैं? बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर इंडोऑस्मोसिस और अंदर से बाहर एक्सोऑस्मोसिस। तो
तो उसके बाहर चारों तरफ मेम्ब्रेन है ही, झिल्ली रहती है। तो इस प्रकार से ये क्रिया हो गया ऑस्मोसिस। इसी से बना है रिवर्स ऑस्मोसिस। आज में बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं तो आरओ की पानी का, तो आर का मतलब रिवर्स, ओ का मतलब ऑस्मोसिस। तो उसमें क्या कहते हैं, विलयन अवस्था में पानी में से जो घुलित पदार्थ होते हैं उसको निकाल देते हैं, दैट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अमीबा जो है, अब जो होता है, जो ये अमीबा हो या एक कोशिकी जंतु हो या जो भी हो, तो अमीबा क्या करता है, ये उसके पास ग्राहभोजी पदार्थ है, तो ये क्या करता है, ऐसे है तो उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पराशर की क्रिया करती है, और जो पदार्थ होते हैं यहाँ बाहर से अंदर इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसी क्रिया के द्वारा अमीबा क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। वो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बाहरी लेयर होता है उसके द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। कैसे, ऑस्मोसिस क्रिया के द्वारा। क्लियर हो गया। इसके और भी बहुत विधि हैं जो आगे उच्च क्लास में यानी हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि कैसे भोजन को ग्रहण करता है, लेकिन यहाँ मतलब है ऑस्मोसिस क्रिया के द्वारा यानी पराशर की क्रिया के द्वारा अमीबा भोजन को ग्रहण करता है। और ये देखिए जो पदार्थ होते हैं यहाँ तक जो जल जाता है, या चाहे जो पाचन वगैरह की जो क्रिया होती है वो भी, ये मान ली कोई भोज्य पदार्थ है, हम लोगों का ये पाचन तंत्र है। अब यहाँ पचित भोज्य पदार्थ हुआ तो इसकी सांद्रता यहाँ अधिक है, इसमें सांद्रता कम है, तो अपने आप ऐसे मिश्रण की क्रिया, पराशरण की क्रिया होती है और पदार्थ इसमें से इसमें जाता है, फिर इसके द्वारा से एक कोशिका से दूसरे, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जाता है। तो इस प्रकार से पदार्थों का स्थानांतरण ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों क्रिया के सम्मिलित के प्रभाव के फलस्वरूप एक भाग से दूसरे भाग को जाता है। इस प्रकार से जो आपका जो साइटोलॉजी है, 9th के लिए जो साइटोलॉजी है वो पूरा का पूरा समाप्त हो गया। इस तरह से पूरा ये फिनिश हो गया ये चैप्टर। हाँ, जिन लोगों को जैसे बात ये लिंक देर से मिला या उनका पूरा वीडियो नहीं देख पाया है तो वह बायो विजय पे जाएंगे, बायो स्पेस विजय जाएंगे, तो उस पे क्या होगा, वो आपको मिल जाएगा पुराना का पुराना जो भी वीडियो हमने डाला है वो आप आसानी से बायो विजय पे जाकर क्लिक करेंगे, आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से फिनिश हो गया। अब अगले चैप्टर को अगले दिन से करेंगे। ओके, थैंक यू।